Okay, so hello, good afternoon, everyone. My name is Ruxar Fatima, and this is a biology teacher from the Signum Institute. So, बच्चों, as the exam is approaching, so here we started the crash course for the all science group like physics, chemistry, and biology as well. So, particularly मैं जो है हैंडल करने वाली biology बच्चों, तो आज पहली रिकॉर्डिंग हमारी heredity पे है. This very small but the conceptual based chapter. तो इसके ऊपर जो भी चीज़ें आज मैं बताऊंगी, जो भी चीज़ें आपको समझाने वाली हूँ, जो भी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन विद दैट. लेट्स स्टार्टेड. ओके, सो ऑफ कोर्स हेरिडिटी स्टार्ट करते हैं हम लोग. दिस इज द चैप्टर 1 एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है हमें जाना है वन बाय वन चीज़ें, हमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें देखनी है. ओके, सो बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेरिडिटी क्या होता है, तो आई थिंक सो एवरीबडी ऑलरेडी अवेयर अबाउट द हेरिडिटी. सो यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूँ तो बीइंग दी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने के नाते आपको मालूम है कि शायद कि जितने भी यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अगर लाइक उनके अंदर कोई कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ से होगा वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र? डेफिनेटली वो कहाँ से होने वाला है? उनके पेरेंट्स से होने वाला है, राइट? तो हेरिडिटी इज़ नथिंग बट दिस अ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वॉट? कहाँ से? आपको उनके पेरेंट्स से टू दी ऑस्प्रिंग. ओके, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑस्प्रिंग एंड द प्रोजेनी और F1 जनरेशन जो चाहे आप बोल सकते हो, या फिर आपका ऑफ कोर्स चाइल्ड. ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब यहाँ पर बच्चों जो बात बोली गई है, जो यहाँ पर चीज़ें बोली गई हैं कि वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मीन्स यहाँ पर क्या बोला गया है, किसको सिंबलाइज किया गया है? वन जनरेशन इन द सेंस क्या बोला गया है यहाँ पे कि वन जनरेशन इन द सेंस क्या कि यहाँ पर पेरेंट्स के बारे में बात बोली गई है, पेरेंट्स के बारे में बात की गई है. पेरेंट्स के अंदर आपके दोनों पेरेंट्स आएंगे, राइट? आपके मैटरनल कैरेक्टर भी आएंगे एज वेल एज आपके पैटर्नल कैरेक्टर भी आएंगे. तो सिंपली यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेरेंट्स इन द सेंस क्या कि आपके मैटरनल एज वेल एज आपके जो पैटर्नल होते हैं, जो पैटर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली ट्रांसफ़र होते कहाँ? ऑफ कोर्स उनकी बॉडी से किसके अंदर? उनके F1 जनरेशन के अंदर, यानी ऑस्प्रिंग्स के अंदर. तो हेरिडिटी इज नथिंग बट इट्स अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम मैटरनल पैटर्नल टू देयर ऑस्प्रिंग, फ्रॉम मैटरनल पैटर्नल टू देयर ऑस्प्रिंग, और द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज नोन एज वॉट? हेरिडिटी. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स, देखिए यहाँ पे सिंपली एक डायग्राम में आप देख सकते हो, सिंपली यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरह से है कि यहाँ पे अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, व्हाट इज़ दिस? अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट, या फिर हम लोग बात करें वन जनरेशन है, ये एक जनरेशन है, एक अपना ये क्या है बच्चों? जनरेशन है, जहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर जो है आपका बेसिकली ट्रांसफ़र हो रहा है. अगर मान लेते हैं कि दिस इज़ अ गर्ल चाइल्ड, अगर ये गर्ल है, ये राइट गर्ल है ये, और ये अगर बॉय है, तो किस तरह से आपके जो कैरेक्टर को जो है ट्रांसफ़र किया गया है, कहाँ से? आपके पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग के अंदर. या सिंपली अगर मैं बात करूँ कि दिस इज़ योर पेरेंट, अगर मैं बात करूँ दिस इज़ योर पेरेंट, तो पेरेंट्स से किस तरह से आपके ऑस्प्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चा, इसी चीज़ को कहा जाता है क्या? आपका हेरिडिटी. इसी चीज़ को कहा जाता है क्या चीज़? आपकी हेरिडिटी कही जाती है. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ हम बात करेंगे. सो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें रही हैं, ऐसी क्या चीज़ें, मतलब किस तरह से कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, कैसा होता है ये चीज़, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताती हूँ कि बच्चों देखो, जितने भी इस दुनिया में आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, पहली बात जो अपनी हेरिडिटी की बात होती है, जब भी हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में, वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी हेरिडिटी, तो हेरिडिटी ये चीज़ मोस्टली आपके मल्टी सेलुलर, ये चीज़ मोस्टली आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है. काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जिनकी बॉडी होती है बच्चों, उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगा. ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एटलीस्ट हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो क्या है? हमारा जीन. क्या चाहिए हमें? जीन. क्योंकि जीन के ऊपर क्या होता है बच्चों? जीन के ऊपर ही आपके ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जीन के ऊपर ही आपके क्या होते हैं बच्चों? कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं कि हेरिडिटी हमें मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा इन द सेंस ऑफ कोर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा.
और इसलिए क्योंकि बच्चों अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है, एंड जीन के ऊपर ही क्या होगा, आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जितने भी आपके ट्रेड्स होते हैं, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, लाइक यू आर एबल टू सी माय हेयर कलर, यू आर एबल टू सी द फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड ऑफ कोर्स जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जैसे मेरे पाम्स हो गए, मेरे फिंगर्स हो गए, मेरी हाइट होगी, यू आर एबल टू सी दैट, राइट। तो ये जितने भी मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेरे ट्रेड्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे मेरे जीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जीन आपके कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओके ज़्यादातर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर जीन यहाँ पर है तो जीन भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। यस, जीन कहाँ प्रेजेंट होता है आपके, जीन बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है आपके डीएनए के ऊपर, कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए के ऊपर। ओके, तो अगर यहाँ पर बोला जाए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन आप रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों कैरेक्टर को इनहेरिटेट करने के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कौन होगा, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर आपको मालूम है कि आप हमेशा से पढ़ते आए हो, दैट इज व्हाट आपका डीएनए, दैट इज व्हाट आपका डीएनए। ओके, सो दीज आर समथिंग अबाउट इट्स, मोटा मोटी बातें थी आपके हेरिटेज से रिलेटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं अभी। ओके सो बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। इसके अंदर हमें जो है अलग अलग साइंटिस्ट के नेम, उन्होंने क्या चीज़ें कर रखी है, उन्होंने जो है अपने अपने जो है फील्ड के अंदर किसके ऊपर उन्होंने अपने काम कर रखा है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। फाइन, तो जैसे अगर आपने ऑफकोर्स हेरिडिटी चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी 12th स्टैंडर्ड एज वेल। जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड 11th के अंदर जो PCB लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो लेंगे बच्चे, वो 12th स्टैंडर्ड के अंदर जाने के बाद उनका एक चैप्टर होगा, 4th चैप्टर, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स उससे पहले उनका जेनेटिक्स एक चैप्टर होता है, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जो है बहुत ही मतलब इनहेरिटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जीन्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर DNA RNA के बारे में डिटेल में पढ़ना है। उससे पहले जो है आपको जो है आपके इसके बारे में जेनेटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना होगा। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अप्रोच लेकर आए, अलग अलग इसके ऊपर जो उन्होंने काम किए, लाइक जैसे फादर ऑफ आपके जेनेटिक्स कौन हो गए, देन आपके जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी किसने दिया, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया, देन मेंडल के डेथ के बाद उनकी थ्योरी को वापस से रिडिस्कवर किसने किया। तो इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर बस छोटा सा जो है प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, दैट इज़ आपके अलग अलग साइंटिस्ट को लेकर। जैसे बच्चों यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे अंदर बात करेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपको सबको मालूम है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हमारी ग्रिगोर जोहान्स मेंडल हैं। उसके बाद जो वर्ड था जेनेटिक्स किसने दिया, किसने वर्ड जेनेटिक्स दिया था, यहाँ पर आपको याद रखना है किसने दिया है, आपके विलियम बेटसन ने दिया है। ओके, देन रीडिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक्स, लाइक हमारे लाइक मेंडल साहब के डेथ के बाद, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ हुई थी आपकी 6 जनवरी 1884 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, 1884 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके मरने के बाद आपके जो है आपके मेंडल साहब के डेथ होने के बाद वापस से इनकी थ्योरी को रीडिस्कवर किया गया था 1900 के अराउंड। तो उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब लाइक बहुत ही पेशेंटली एंड बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स के थ्योरी को सामने लेकर आए। उसके बाद उन्हें कहीं जाके अपने ग्रिगोर जोहान्स मेंडल को जो है ये खिताब मिल पाया कि ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो उनके थ्योरी को उनके डेथ के बाद किसने रिडिस्कवर किया था। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेन, वॉन ट्रेचमार्क एंड हुगो दे वेरिस। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है अपने जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स के वापस यानी ग्रिगोर के वापस से इनके थ्योरी को, इनके एक्सपेरिमेंट्स को वापस से रिडिस्कवर किया था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया है, तो म्यूटेशन थ्योरी आपकी हुगो दे वेरिस ने दिया है। देन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, आपने बहुत बार सुना होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के बारे में, कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में कई बार किसने सुना होगा, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में समबडी इज टॉकिंग अबाउट। तो ये हम लोग जो है बोल भी देते हैं कि भाई वही स्पीसीज़ ज़्यादा फिट रहता है जो कि फिटनेस में वही ज़्यादा ऑफकोर्स उसको माना जाएगा जो कि इन्वायरमेंट से अलग अलग फिजिकल स्ट्रेस से क्या करेगा, अपने आप को जूझ पाएगा। आई बस समझ में। तो बेटा यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या फिर हम लोग बात करेंगे अगर
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में सबसे डिटेल में किसने बारे में बात की थी, तो यहाँ पर अपने साइंटिस्ट थे कौन से, उनका नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारी बातें इनके बारे में की है। ऑफ कोर्स अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन। तो वापस से आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो बच्चे पीसीबी लेंगे वो बहुत ही डिटेल के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं, नो डाउट। ओके, यहाँ पे बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर इन द सेंस कैसा कि मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, नए नए प्रोजेनी आते गए, नए नए स्पीसीज इवॉल्व होते गए, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, कुछ नए अपने कैरेक्टर्स को बनाए, कुछ उनके कैरेक्टर्स उनके घट गए। जैसे आपने सुना होगा कि अपने ही बॉडी के अंदर बच्चों पहले बोला जाता था कि अपने पास थर्ड आई था, थर्ड आई जिसको हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद आपने सुना होगा कि अपने पास अपेंडिक्स भी था किसी ज़माने में, क्योंकि दैट अपेंडिक्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर व्हाट, टू डाइजेस्ट दी सेलुलेज एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलेज एंजाइम बनाता था सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, राइट। तो बच्चों यहाँ पे सिंपली अभी इतना अपनी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स आपका एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो आपका एक नॉन फंक्शनल है, ये आई बस समझ में। इसी तरह से निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी है। ओके, देन अपना थर्ड जो अपना हम कहते हैं ना, अपना थर्ड जो अपना विजडम टूथ है, कई लोगों को बहुत ही लेट आता है, राइट। तो ये भी आपके 2-3 ऐसे अपनी बॉडी के अंदर चीज़ें हैं जो बेसिकली क्या है, एक तरह के आपके ऐसे ऑर्गन हैं जो अभी किसी काम के नहीं होते, राइट, बट फिर ये अपनी बॉडी के अंदर है ये चीज़। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। तो कुछ अपने कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आप चले जाते हैं, तो इनके बारे में किसने बात की थी, तो इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में लेमार्क ने बात की थी। नेक्स्ट नंबर बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में किसने बात की थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में किसने बात की थी, तो यहाँ पे सटन एंड बॉवरी जो आपके साइंटिस्ट इन्होंने जो है काफ़ी डिटेल में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर बात की वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन दी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट इज व्हाट आपका फ्रूट फ्लाई। ओके, नाउ सो यहाँ पर वापस से मैं एक बार और रिवीजन करवा देती हूँ, बता देती हूँ कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल हैं। ओके, जो वर्ड आपका जेनेटिक्स था किसने दिया था, आपके विलियम बेटसन ने दिया था। रीडिस्कवरी ऑफ जेनेटिक्स आपके कार्ल कोरेन ने, टचमार्क ने एंड हुगो दे वेरी ने किया था। उसके बाद फादर ऑफ म्यूटेशन किसने, म्यूटेशन थ्योरी किसने बताई थी, आपकी हुगो दे वेरिस ने बताई थी। देन आपके ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने बताई थी, आपके चार्ल्स डार्विन ने बताया। देन आपके इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने बताया था, लेमार्क ने बताया था। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने बताया था, आपके सटन एंड बॉवरी ने बताया था। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह की जो है डाउट या फिर कोई दिक्कत होगी। नाउ एक्युमुलेशन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करते हैं। सो बच्चों आपको मालूम है कि अगर मैं बात करती हूँ क्रोमोसोम के बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम, सी अगर मैं क्रोमोसोम के अंदर बात करती हूँ, अगर मैं क्रोमोसोम के ऊपर बात करती हूँ, तो आपको मालूम है क्रोमोसोम अगर मैं क्रोमोसोम के अंदर बात करती हूँ, जस्ट अ मिनट, क्रोमोसोम्स। ओके, तो बच्चों आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ मैम, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सब आपको अच्छे से मालूम होगा, ये चीज़ तो आपको सबको अच्छे से मालूम है, राइट। तो बच्चों अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम्स अगर मैं इनको पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, अगर मैं इनको पेयर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ, तो आप बोलोगे कि मैम अगर ये पेयर फॉर्म में रहते हैं तो पेयर फॉर्म में कितने रहते हैं, ये 23 पेयर्स में रहते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स इसके अंदर कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, और कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। इसके अंदर बच्चों 22 जो पेयर्स होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं बेटा, इनको कहा जाता है ऑटोजोम्स। ओके, और बेटा यहाँ पे जो 1 पेयर क्रोमोसोम होगा, जो 1 पेयर क्रोमोसोम होता है बेटा, इनको कहा जाता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, या फिर बेटा इन्हीं को कहा जाता है आपका एलोजोम्स कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोजोम्स कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पे हेडिंग है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, पहले मेरी बात सुन लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझेंगे वेरिएशन का मतलब। ये आप लोग यहाँ बस पहले ध्यान में रख लेना कि जो चीज़ें मैंने बताई यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर बातें बता रही हूँ कि क्रोमोसोम आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 होते हैं, राइट। अगर मैंने उनको पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी तो वो 23 पेयर्स में आ जाएंगे। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स 22 पेयर होते हैं आपके ऑटोजोम्स,
आपको जिससे अपनी सोमैटिक बॉडी, पूरी बॉडी बनी होती है। एंड वन पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो क्या होते हैं आपके एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि किसी को डाउट या फिर कोई भी परेशानी, कोई क्वेरी होगा। ओके अब यहाँ पर लिखा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है? सपोज करो बच्चे, आप सपोज करें आप सबके सब, मान लो कि हम यहाँ पर बात रखना है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएशन क्या होता है। सी आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सबको जो है मोस्टली अगर आपके घर पे कोई विजिट करने आता है तो आपको बोलता है, जैसे कोई भी लड़का हो कोई लड़की है, जैसे मुझे, मैं एग्जांपल अपना लेती हूँ, इफ़ समबडी इज़ कमिंग और उसने ज़िंदगी में पहली बार अगर मुझे देखा है तो दे यूज्ड टू से दैट यार ये अपनी पूरी मम्मी पे गई है, मम्मी पे गई है, पूरी तरह से मैं मम्मी नहीं हूँ, मैं मम्मी पे गई हूँ। ओके मम्मी के फीचर्स मेरे अंदर आए हैं, पापा के भी फीचर्स मेरे अंदर आए हैं, बट मेरे अंदर थोड़ा डिफरेंसेस तो होगा कंपेयर टू दी मम्मी एंड पापा। मैं कंप्लीट मम्मी जैसी नज़र नहीं आती, मैं कंप्लीट पापा जैसी नज़र नहीं आती, थोड़े डिफरेंसेस तो मेरे अंदर दिख कर आएंगे। तो बेटा जो डिफरेंसेस आए हैं, जब देखो हेरिडिटी का डेफिनेशन में क्या पढ़ा, the trait and the character which transfer from parents to the offspring is known as what? Heredity. Okay, or the trait or the character which inherited from the parents to the offspring is known as heredity. तो जब वो कैरेक्टर मेरे बॉडी के अंदर, जब मेरे पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों मेरे बॉडी के अंदर इनहेरिटेड हो रहे थे, तो उस टाइम पर क्या हो गया था, कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंसेस आए, उसी डिफरेंसेस को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है उसका, क्या बोला जाएगा उसको, वेरिएशन कहा जाएगा। एंड ये वेरिएशन बेसिकली कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया मेरे बॉडी के अंदर, कहाँ एक्यूमुलेट हो गया बच्चों, अपने सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एज वेल एज आपके एलोसोम्स के अंदर। तो यहाँ पर बात करेंगे क्या होता है वेरिएशन। ओके द डिफरेंसेस सीन इन द ऑर्गेनिज्म, कुछ भी ले लो, ऑर्गेनिज्म ले लो, ऑस्प्रिंग ले लो, ओके प्रोजेनी ले लो, F1 जनरेशन ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों द डिफरेंसेस सीन इन द ऑर्गेनिज्म और ऑस्प्रिंग, द डिफरेंसेस सीन इन द ऑर्गेनिज्म और ऑस्प्रिंग which is not present in their parents is called variation, इसको वेरिएशन कहा जाता है। एंड ये वेरिएशन क्या है बच्चों, दिस वेरिएशन गेट एक्यूमुलेटेड कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, मैंने ये क्रोमोसोम क्यूब समझाया इसी चीज़ के लिए समझाया मैंने कि वेरिएशन कहाँ पे एक्यूमुलेट कहाँ पर होता है, क्योंकि नाम ही लिखो ना, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के बारे में बात बोली जा रही है। तो रिप्रोडक्शन इन द सेंस कुछ तो ऐसा जो आपके गोनैड से रिलेटेड होगा, कुछ तो ऐसा जो आपके जर्म सेल से रिलेटेड होगा, कुछ तो ऐसा जो आपके गैमेट से रिलेटेड होगा, राइट। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहाँ पे, तो द डिफरेंसेस सीन इन द ऑर्गेनिज्म ऑस्प्रिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन देयर पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन। और ये वेरिएशन बेटा दिस वेरिएशन प्रेजेंट in the germ cell, germ cell के अंदर प्रेजेंट होता है ये। आई बस समझ में, यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर जो आपके वन पेयर ऑफ जर्म सेल्स हैं, ऑफ कोर्स आपके बॉयज़ के अंदर डिफरेंट होगा, गर्ल्स के अंदर डिफरेंट होगा। आपको मालूम है कि जब भी हम बात करेंगे एक बॉय के बारे में, तो बॉय के अंदर वन पेयर ऑफ जो सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं आपको मालूम है, XY होते हैं। गर्ल्स के अंदर क्या होता है आपका XX होता है, राइट। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट कि कहाँ पर होगा ये जो आपका वेरिएशन होता है बच्चों, दिस वेरिएशन इज प्रेजेंट इन द जर्म सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। तो जर्म सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो जर्म सेल के अंदर मैम अगर ये प्रेजेंट होता है, मान लेते आपने भी सही बोला, तो जर्म सेल्स के अंदर भी कहाँ पर होगा, ओके मान लो सपोज करो अपना ये सेल है ना, ये छोटा सा अपना सेल है, और ये सेल जो है सेल के अंदर मैं बना रही हूँ यहाँ पे न्यूक्लियस, क्या बना रही हूँ बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस, क्या बना रही हूँ बच्चों यहाँ पे मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ। न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बना दिया, मान लो कि यहाँ पर मैंने बना दी ये चीज़, क्या है मेरा ये क्या है मेरा, व्हाट इज दिस, ये हो गया मेरा DNA, राइट, ये हो गया मेरा DNA, ये क्या हो गया बच्चों मेरा DNA, जिसको मैंने क्या बोला जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो आपके DNA के ऊपर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, DNA के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है मैम, ऑफ कोर्स जीन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। बस बेटा यहीं पे इसी जीन के ऊपर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा,
इसी जीन के ऊपर आपके जो है वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। आई बस समझ में क्लियर हुआ? सो यहाँ पर फिर समझा देती हूँ कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन वो चीज़ होता है जो ऐसा कोई डिफरेंस, ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई फीचर जो बच्चे के अंदर आया है अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा अलग होकर। आई बस समझ में, द डिफरेंसेस विच इज प्रेजेंट इन द ऑफस्प्रिंग विच इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन देयर पेरेंट्स, वो डिफरेंस जो आया है बच्चे के अंदर उसको कहा जाता है वेरिएशन। ये वेरिएशन कहाँ प्रेजेंट होता है? जर्म सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जर्म सेल्स के अंदर भी कहाँ पे? ऑफकोर्स सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या बेसिकली प्रेजेंट होता है? आपका क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके अलग अलग जो है आपके सेगमेंट के फॉर्म में जीन। उसी जीन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? आपका जो है ये आपके ऑफकोर्स जो डिफरेंसेस के जो आपके जो भी आपके अलील हो गए, जो कैरेक्टर्स हो गए, वहीं आपकी जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके वेरिएशंस के फॉर्म में। क्लियर हुआ? सो दिस वाज समथिंग अबाउट व्हाट? आपके एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ एक बार और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ कि कैसे कैसे बात की गई है। जैसे मान लो सपोज करो बच्चों, ये मेरा है एक सेल, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ये मेरा हो गया न्यूक्लियस। फाइन, अभी आपको मालूम है कि सेल है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या बनाया कि ये मेरा क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? मेरा सेल हो गया। हाँ मैम, सेल हो गया। अंदर क्या हो गया बच्चों? ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। हाँ मैम, लिख दिया आपने न्यूक्लियस, है ना। ये क्या हो गया मेरा बच्चों? ये क्या हो गया मेरा? जेनेटिक मटेरियल। ये मेरा हो गया जेनेटिक मटेरियल। ये मेरा हो गया जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों? किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ऑफ कोर्स डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मान लो कि सपोज करो अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें जेनेटिक मटेरियल को मैं बाहर निकाल रही हूँ। हाँ मैम, निकाल दो। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, अगर मैं इसको बाहर निकालती हूँ, बाहर निकालने के बाद मान लो कि सपोज करो अगर ये क्रोमोजोम के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर इस तरह से अगर ये क्रोमोजोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस तरह से अगर ये क्रोमोजोम के अगर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये क्या है? सेंट्रोमेयर हो गया, राइट। फाइन, तो नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं। तो अगर मान लो सपोज करो ये क्या हो गया, इसको मैं क्या नाम दूंगी? व्हाट इज दिस? क्या है ये बच्चों? क्या है? क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, राइट। ये क्रोमोजोम है, जैसे यहाँ पे बना हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्रोमोजोम है। फिर उन्हें क्या किया? एक आर्म को सिंपली क्या किया? अनवाइंड करना स्टार्ट किया। हम भी करते हैं यहाँ पर, अनवाइंड करना स्टार्ट करते हैं इस आर्म को। मान लो ऑफकोर्स इस तरह से हमारा क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है ना, इस तरह से अपना क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है बच्चों। अब मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, इस तरह से जो है मेरा ये क्रोमोजोम प्रेजेंट है, इसको मैं अनवाइंड करने जा रही हूँ। मैंने अनवाइंड किया 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 एंड इस तरह से फाइनली जो है मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैंने इस तरह से बनाया, ओके। अब मैं ये जो बना रही हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे सिंपली कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ऑल दिस थिंग्स। मैं आपको एकदम ऐसा नहीं है कि मैम ने यहाँ फिगर ला के रख दिया तो कुछ समझाया नहीं मैम ने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी यहाँ पर क्या चीज़ कैसा प्रेजेंट होता है, ओके। अब बेटा यहाँ पर सिंपली देखेंगे, अगर मैं बात करूँ तो इसको मैंने क्रोमोजोम बोल दिया बेटा। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होगा, मैं यहाँ पे इस तरह से इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ। इसको बेटा मैं क्या बोलूँगी? दिस इज वॉट, ये मेरा है क्रोमेटिन। इसको मैं बोलूँगी क्रोमेटिन। क्या बोलूँगी बच्चों? इसको मैं क्रोमेटिन बोलूँगी। थोड़ा मैंने जब और उधेड़ा और थोड़ा सा उधेड़ा तो मैंने यहाँ पर देखा क्या, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली इसको मैंने क्या बोल दिया? ये बेटा मेरा हो गया डीएनए। इसको मैंने क्या बोल दिया है? डीएनए। फाइन, अब बेटा इसके ऊपर मेरे कुछ पैचेस प्रेजेंट होते हैं, इससे बनाते हैं, ग्रीन कलर से बनाते हैं, राइट। मान लो बच्चों ये जो है दिस वन, ओके, दिस वन, ओके। अगर यहाँ पे जो ये आपके ग्रीन कलर के जो नजर आ रहे हैं, दिस वन, ये जो ग्रीन आपको जो नजर आ रहे हैं बच्चों, इनको मैं क्या बोलूँगी? व्हाट इज दिस? क्या बोलेंगे इसको बोला जाता है बच्चा जीन। क्या बोलते हैं? जीन। और जीन पे ही बेसिकली सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आपके ट्रेट्स हैं, जितने भी आपके ट्रेट्स के जितने भी आपके कैरेक्टर्स जितने भी आपके ट्रेट्स हैं, सारे के सारे जीन पे ही प्रेजेंट होते हैं। चाहे आपके सोमैटिक कैरेक्टर्स हो या जो भी, जितने भी आपके बॉडी के अंदर कितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं बच्चा, हर एक प्रोटीन, हर एक कैरेक्टर के लिए आपकी हाइट, आपका वेट बोलिए, सॉरी, आपकी हाइट, आपकी आंखों कलर, बालों का कलर, आपके नोज का शेप, आपके पाम, आपके फिंगर्स, ओके, सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जितने कैरेक्टर्स आपके बॉडी के अंदर है, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो सिंपली मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे सिंपली मैंने ये बात बोली, क्या बोला था कि यस, ये अपना क्या है? ये अपना सेल है। सेल को मैंने क्या किया? सेल को मैंने बनाया, उसके अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में, मैं उसको बाहर निकाला और मैंने उसको क्या किया? क्रोमोजोम के अंदर कन्वर्ट कर दिया।
ओके जब मैंने क्रोमोसोम के अंदर इसके अंदर कन्वर्ट किया बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम को जब मैं उधेड़ना स्टार्ट करूंगी, अनवाइंड करना स्टार्ट करूंगी, ओके दिस इज द पार्ट ऑफ अनवाइंडिंग। तो अनवाइंड करने के बाद वहां पे हमें 2-3 अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आएंगे। फाइन, पहला जो एकदम थिक वाला पार्ट होता है बेटा, उसको कहा जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। कहाँ पढ़ने वाले हैं आप सबके सब ये 12th स्टैंडर्ड के अंदर इन वेरी डिटेल, एज आई टोल्ड यू। ओके सो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा जब जाएंगे तो थोड़ा और इसको अनवाइंड करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका डीएनए बनेगा। क्या बनेगा आपका डीएनए बनेगा। फाइन, सो डीएनए के ऊपर आपके कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डीएनए के ऊपर कुछ आपके सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आपका जीन बोला जाता है। एंड जीन इज एक्चुअली गोइंग टू कंट्रोल ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ योर बॉडी। ओके नेक्स्ट, ओके बच्चों, सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हमारी कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको पढ़ना, जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बस समझ में जानना, पढ़ना, समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टर्म्स आपके क्लियर नहीं हुए तो आफ्टर सम टाइम इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आपके 3 इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर पहला जो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो उस टाइम पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर बेसिक टर्म्स हैं जेनेटिक्स के अंदर, जो बेसिक आपके टर्मिनोलॉजीज है, उसके वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल कवर, पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद एंड देन फिर विल मूव ऑन। ओके तो पहला इनहेरिटेंस। तो आपको मालूम है कि इनहेरिटेंस के अंदर सिंपली हमको मालूम ही है, राइट। ओके सो यहां पर बात करेंगे बच्चों, ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले यहां पर जो है हम देखेंगे करके, सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस, ओके इनहेरिटेंस का सिंपली मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम parents to offspring, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर हम लोग इसमें और क्या बोल सकते हैं, और आपका जो है F1 जनरेशन और F1 जनरेशन, इसको कहा जाता है बच्चों क्या, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस। ओके तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, कोई भी चीज ट्रांसफर करना। इनहेरिटेंस का सिंपली मीनिंग, एक्चुअली इनहेरिटेंस इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर द ट्रांसफर। ओके इनहेरिटेंस इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर द ट्रांसफर, और मोर और लेस इनहेरिटेंस एज वेल एज आपका जो हेरिडिटी है, दोनों का डेफिनेशन आपका लगभग आपका सेम होता है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मम्मी पापा से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, पहला। ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या था आपका, दैट इज कैरेक्टर क्या होता है। सेकेंड है आपका दैट इज कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर। ओके राइट से लिखते हैं, इट इज द एक्सटर्नल या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर of an organism, इसको कहा जाता है बच्चों कैरेक्टर कहा जाता है। कोई भी एक्सटर्नल कैरेक्टर अगर हो गया, ओके कोई भी एक्सटर्नल अगर फीचर हो गया, ओके जैसे अगर मान लो सपोज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि बताओ मेरी स्किन की कलर कैसी है, मैं काली हूँ, गोरी हूँ, कैसी हूँ, राइट। तो जो मैंने अभी बोला स्किन कलर एक फीचर हो गया, एक मॉर्फोलॉजिकल, यू आर एबल टू सी दैट स्किन कलर कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, लंबी है, छोटी है, मेरे बालों कलर क्या है। तो कोई भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कहा जाता है, उसको कैरेक्टर कहा जाता है। अब एग्जांपल में यहाँ पकड़ के चलेंगे, तो एग्जांपल में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, एग्जांपल में
एग्जाम्पल में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, और हम लोग जो है आपके मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से चलते हैं, बाकी कुछ एग्जाम्पल नहीं लेते। जैसे उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, राइट, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, तो उसमें से हम बात करेंगे, जैसे हो गया आपका प्लांट का हाइट, प्लांट हाइट। सो प्लांट हाइट इज बेसिकली वॉट, आपका जो है कैरेक्टर हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगी अगर फ्लावर का कलर, फ्लावर का आपका कलर, बच्चों ये भी क्या हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया। सी प्लांट की हाइट इज अ कैरेक्टर। अब प्लांट की हाइट कैसी है, छोटी है, बड़ी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेट, इसके बाद हम देखने वाले हैं वो चीज़, राइट। उसके बाद फ्लावर का कलर हो गया। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे अगर हम लोग आपके जो है सीड का कलर, सीड का कलर कैसा है, कलर सीड का, राइट। तो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल, और भी ले सकते एग्जाम्पल, उसके अंदर आपको मालूम है कि उन्होंने जो है प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, सीड का शेप, सीड का कलर, देन आपके पॉट का शेप, पॉट का कलर, 7 कैरेक्टर्स लिए थे। तो आउट ऑफ द 7 कैरेक्टर अगर एग्जाम में डेफिनेशन आता है कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सो आफ्टर द राइटिंग ऑफ दिस डेफिनेशन आप लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली 1-2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे, दैट इज आपका जो है थर्ड, बात करेंगे ट्रेट के बारे में। व्हाट इज ट्रेट, ट्रेट क्या होता है। ओके, सो बच्चों यहाँ पे ट्रेट में सिंपली any inheritable variant or character which is detectable, which is detectable is known as क्या बोलेंगे उसको, ट्रेट कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको ट्रेट कहा जाएगा। कोई भी इनहेरिटेबल वेरिएंट, कोई भी इनहेरिटेबल वेरिएंट या फिर उसका कैरेक्टर अगर हो गया जो डिटेक्टेबल है, जैसे अगर मैंने बोला प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट के अंदर अब मैं लंबी हूँ, अगर रुखसार मैम की हाइट मैं लंबी हूँ या छोटी हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो कोई भी आपका डिटेक्टेबल इनहेरिटेबल कैरेक्टर हो गया, ये वेरिएंट हो गया जिसको बता सकते हो। जैसे मैंने बोला प्लांट की हाइट कैसी है, तो आप क्या बोलोगे, मैम डॉर्फ है, टॉल है। फ्लावर का कलर कैसा है, तो आप बोलोगे मैम पर्पल है या वाइट है। मैं बोलूँगी फ्लावर का पोजीशन कैसा है, तो आप क्या बोलोगे मैम टर्मिनल है या फिर एक्सिलरी है। मैं बोलूँगी पॉड का शेप कैसा है, तो आप क्या बोलोगे मैम जो है आपका जो है राउंड पॉट का जो शेप है कैसा है आपका, जो कंस्ट्रिक्टेड है या फिर आपका फ्लैट एंड है, राइट। मैं अगर बोलूँगी सीड का कलर कैसा है, तो आप क्या बोलोगे मैम ग्रीन या फिर येलो है, राइट। तो कोई भी आपका इनहेरिटेबल वेरिएंट या फिर कैरेक्टर जो डिटेक्टेबल है, जिसको मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ व्हाट, ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेट कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल में लिख देती हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल में लेती हूँ कि पहला एग्जाम्पल है मेरा प्लांट का हाइट, प्लांट हाइट, तो प्लांट के हाइट में बच्चों ये दोनों आएगा, प्लांट के हाइट के अंदर दोनों आएगा। तो प्लांट के हाइट के अंदर दोनों कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि प्लांट के हाइट के अंदर या तो प्लांट आपका टॉल होगा या तो प्लांट का कैसा होगा, आपका डॉर्फ होगा, डॉर्फ होगा, राइट। ये आपके दोनों क्या हो गए, व्हाट इज दिस, ये आपके दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चों, ये दोनों क्या हो गए आपके, ये आपके ट्रेट हो गए, ये आपके ट्रेट हो गए। आई बस समझ में, ट्रेट हो गए। और ये क्या हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर मान लो कि सपोज कर मैंने बोला कि फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर कैसा है, राइट। तो यहाँ पर फ्लावर का कलर मैं बोल रही हूँ, तो अगेन बच्चों यहाँ पर कैसा होगा देखेंगे, एक होगा आपका क्या पर्पल, एक होगा क्या बच्चों आपका पर्पल, राइट। एक होगा क्या चीज़ आपका व्हाइट, एक चीज़ क्या होगा आपका व्हाइट। आई बस समझ में, पर्पल एज वेल एज आपका व्हाइट। अब यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करूँगी आपका पर्पल क्या है एंड व्हाइट क्या है, ये बच्चों आपका ट्रेट हो गया, ये आपका ट्रेट हो गया। आई बस समझ में। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपका ये कैरेक्टर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों आपका कैरेक्टर हो गया। आई बस समझ में। तो यहाँ पर मैं फिर बता रही हूँ कि मैंने क्या बोला कि ट्रेट क्या होता है, कि कोई भी आपका वेरिएंट, कोई भी अगर सपोज करो मान लो मैंने बोला कि कोई भी इनहेरिटेबल कैरेक्टर और वेरिएंट जिसको मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ। लाइक अगर किसी ने बोला कि बताओ ये जो है इस वॉल की कलर क्या है, जिस रूम में मैं आप जो है ये जहाँ पे मैं ये चीज़ें हम वीडियो बना रहे हैं उस रूम का जो कलर है, लाइक वॉल का कलर क्या है, कलर वॉल का कलर क्या है किसने पूछा, तो मैं बोलूँगी लाइट पिंक है, लाइट ब्लू है, ये सारे शेड के यहाँ पे कलर प्रेजेंट है, राइट। तो ये बच्चों इसको क्या बोल दिया मैंने, ये लाइट पिंक लाइट ब्लू क्या हो गया, वॉल के कलर का क्या हो गया, ट्रेट हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कौन सा डेफिनेशन है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपका जीन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। और राइट, जीन एज वेल एज फैक्टर क्या होता है। फाइन, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले जो है हम देखते हैं जीन। ओके, मूव करते हैं, दैट इज जीन। फोर्थ आपका जीन क्या है। ओके,
तो जीन में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एनी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, एनी पर्टिकुलर segment of DNA, segment of DNA is called gene. ओके मैं इसको समझाऊंगी अभी, लिखा के समझाती भी बताती भी, मैं वापस से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूंगी इसका, मैं डोंट वरी. ओके एनी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, एनी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए और अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज व्हाट? जीन, which is actually responsible for what? Inheritable of the characters from parents to the offspring. As I told you, मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में समझाया. यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था ना, ये चीज़ आपको बताई थी यहाँ पे कि जीन ही बच्चों क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जीन ही आपका क्या होता है बच्चा? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आपके कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए. आई बस समझ में? तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट. तो यहाँ पर मैं सिंपली, जैसे अगर मान लो कि सपोज करो मैं यहाँ पे आपका जो है डीएनए बना रही हूँ, अगर मान लो दिस इज व्हाट योर डीएनए, अगर ये आपका डीएनए है, ओके दिस इज योर डीएनए, व्हाट इज दिस इज योर डीएनए. और डीएनए के ऊपर जो है यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन से यहाँ पे ऐसे मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ यहाँ पे छोटे क्या बना रही हूँ आपके बच्चों? स्मॉल पीसेस में क्या बना रही हूँ? सेगमेंट्स बना रही हूँ. तो ये पूरा तो मेरा क्या हो गया? पूरा मैं इसको क्या बोलूँगी? व्हाट इज दिस? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तो क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? मेरा डीएनए हो गया. ये मेरा डीएनए हो गया, राइट. तो डीएनए के ऊपर बेसिकली जो प्रेजेंट होता है, डीएनए के ऊपर ये जो आपका प्रेजेंट होता है, यू नो, डीएनए के ऊपर ये जो प्रेजेंट होता है, ये आपके पैचेस के फॉर्म में, छोटे जो आपके जो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, सेगमेंट्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, इसको मैं क्या बोलूँगी? इसको मैं बोलूँगी जीन. तो बेटा यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, तो एक छोटे से स्ट्रेच में, इस वाले छोटे से आपके डीएनए के स्ट्रेच में कितने जीन हैं? अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे? मैम 3 जीन है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पर कितना होगा आपका? जिनको ये जो ग्रीन कलर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इनको जीन कहा जाएगा. इनको क्या बोला जाएगा? जीन कहा जाता है. क्लियर हुआ? ओके. तो कोई भी आपका डीएनए के ऊपर जो सेगमेंट प्रेजेंट होता है, उस सेगमेंट को कहा जाता है जीन. ओके. नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आपका फैक्टर. ओके फाइन. जीन एंड फैक्टर बोथ आर सेम, बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है, कैसी चीज़ें हैं और क्या हुआ है, मैं आपको बस बता देती हूँ. मैं 5th डेफिनेशन होगा ना, ये फैक्टर है, ये मैं आपको समझा देती हूँ फैक्टर में. तो बच्चों फैक्टर के अंदर क्या है कि एक्चुअली अपने जो मेंडल साहब थे, हमारे जो मेंडल साहब थे, जो हमारे फादर जेनेटिक्स थे, वो मैं उनका बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी. ऑफ कोर्स कब वो, मतलब उनका बर्थ कब हुआ था, उनका डेथ कब हुआ, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कहाँ के थे, क्या पढ़ाई की, एवरीथिंग आई विल टेल यू, डोंट वरी इन फ्यूचर एज वेल. सो बच्चों यहाँ पर मैं एक छोटी सी लेकिन बात बताती हूँ, फैक्टर तभी आपको समझ में आएगा कि सी आई एम बायोलॉजिस्ट, राइट. मैं एक जो है बायोलॉजी टीचर हूँ. बट इफ समबडी कम टू मी एंड दे सेड कि जस्ट राइट समथिंग अबाउट द मैथमेटिक्स, और किसी ने मुझे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सवाल पूछ लिया, या किसी ने अगर मुझसे मेंस्ट्रुएशन के ऊपर सवाल पूछ लिया, या फिर जो है अलजेब्रा के ऊपर सवाल पूछ लिया, सो मैं जवाब तो दे पाऊंगी, बट इतना इफिशिएंटली आंसर नहीं कर पाऊंगी जितना एक मैथमेटिक्स के टीचर कर पाएंगे. तो सिमिलर चीज़ उनके साथ भी हुआ था. वो प्रोफेशनली एक मैथमेटिशियन थे, एक हमारे जो है चर्च के जो मॉन्क थे. तो बच्चों इतना उनको जो अपेरेंटली इतना उनको मालूम नहीं था कुछ बायोलॉजी के टर्म्स के बारे में, जेनेटिक्स के टर्म्स के बारे में. तो उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग के अंदर जा रहा है, पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग के अंदर जा रहा है, उसके पीछे किसी ना किसी चीज़ के लिए कोई एक्स रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ऐसा बोला था, कोई एक्स रिस्पॉन्सिबल है. तो एक्स ना बोल कर उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर है बच्चों, जो कैरेक्टर यू नो आपके पेरेंट्स से, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर ऑस्प्रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं बच्चों, ट्रांसफर हो रहे हैं. जो भी कैरेक्टर जो है ऑस्प्रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं बच्चों, ट्रांसफर हो रहे हैं. उसके लिए ऑस्प्रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं बच्चों, आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके पीछे कोई पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसफर हो रहे हैं. तो उस ट्रांसफर होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका? एक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, एक
पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है वो, क्योंकि ऑफकोर्स एज आई टोल्ड यू कि वो बाय प्रोफेशनली, अगर मैं एजुकेशनल प्रोफेशन के अंदर बात करूँ तो वो मैथमेटिशियन थे। उनको नहीं मालूम था इतना जीन क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोजोम क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या, इतना कुछ डिटेल में नहीं मालूम था। बट स्टिल ही ट्राइड सो बेस्ट। उन्होंने बताया कि जो भी कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया बच्चों? उस पार्टिकल उन्होंने क्या नाम दिया? उस पार्टिकल को नाम दे दिया फैक्टर। उस पार्टिकल को नाम क्या दे दिया? फैक्टर नाम दे दिया। ओके, सो अगर एग्जाम में डेफिनेशन अगर इसका आता है व्हाट इज फैक्टर, तो आप वही डेफिनेशन लिखना जो आप जीन के बारे में जानते हो, राइट? तो यहाँ पे सिंपली बताना है, क्या बोलना है। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ the particle which is responsible, the particle which is responsible for the transfer of character from, क्या लिखा मैंने? The particle which is responsible for the transfer of character from parents to offspring is called फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? फैक्टर कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको? फैक्टर कहा जाता है। और ओके, ये तो पहली पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट क्या लिखा जाएगा इसके अंदर? कि फैक्टर इज नथिंग बट द जीन। ओके, फैक्टर इज द नथिंग बट द जीन, ओके, which is present on the DNA, which is present in form of segment on DNA, ओके बच्चों। सो यहाँ पर देख लेंगे बच्चों, वापस बता देती हूँ कि हमारे मंडल साहब एक मैथमेटिशियन थे प्रोफेशनली। उनको नहीं मालूम था कि पेरेंट्स से, ऑफकोर्स पी प्लांट के ऊपर उन्होंने पूरी एक्सपेरिमेंट अपनी की थी, तो पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग के अंदर ऑफकोर्स जो अपना जनरेशन था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल, उन्हें नहीं मालूम था ये चीज़। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था? आपका वो जीन, जिसको उन्होंने क्या शब्द दे दिया था? फैक्टर बोल दिया था। ओके, सो इन द टुमारोज क्लास विल स्टडी द नेक्स्ट फर्दर, आपके जो डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे बच्चों आज हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया, हमने जो कैरेक्टर के बारे में देख लिया, हमने ट्रेड देख लिया, हमने जीन देख लिया एंड फैक्टर देख लिया। कल के क्लास के अंदर इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशंस एंड उसके बाद जो है फर्दर जो भी आपका टॉपिक है उसके अंदर हम डील करेंगे। ओके, सो होप आप सब ने जो है यहाँ तक जितनी हमने बातें की, जितनी इंपॉर्टेंट जो भी हमने बातें की हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। हमने क्या देखा इसके अंदर हेरिडिटी के बारे में, देन आपको समझाया मैंने हेरिडिटी किस तरह से जो है आपका जो है काम करता है, कि किस तरह से जो है आपके पेरेंट्स एंड ऑस्प्रिंग के अंदर एक लिंक बनाता है। जब हमने बात की थी अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में, जब हमने बात की एक्यूमुलेशन किस तरह से बॉडी के अंदर जो है वेरिएशन, रिप्रोडक्शन सेल्स के अंदर किस तरह से आपका जो है एक्यूमुलेट होता है। देन आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट द क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, जीन एज वेल एज डीएनए एज वेल, बेसिक आपके टर्म्स बताए मैंने। सो बच्चों टुडे आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम जो है आगे फर्दर जो है आपकी जो है डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।